नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को लेकर के हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हैं। इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। ये वीडियो आपको आने वाली परीक्षाओं में मददगार साबित होगा, ऐसी मेरी आशा है। पहला प्रश्न इस वीडियो का देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है, ये प्रश्न किया गया है। एटना, स्ट्राम्बोली, मोनोलोवा या सभी सक्रिय है। 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा उचित ऑप्शन है। तीनों ही ऊपर के ऑप्शन जो हैं ये बिल्कुल सक्रिय ज्वालामुखी हैं। देखिए, विश्व में लगभग 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं और ये ज्वालामुखियों की स्थिति अधिकांशतः प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। और इसके साथ एक तथ्य और देखना है कि प्रशांत महासागर को इसी कारण से ही अग्निवलय या फायर रिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम महाद्वीपों की बात करें कि किन महाद्वीपों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो वो है एशिया और यूएसए। एशिया और अमेरिका जो महाद्वीप है, इनमें जो है सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या अधिक रहती है। और बात आ रही है एटना, और एटना इटली में है, स्ट्राम्बोली भी इटली में है। तो इस तरह से ये जो ज्वालामुखी हैं ये सक्रिय हैं। और थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि कई बार ये प्रश्न आता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा ज्वालामुखी है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो ज्वालामुखी है वो है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो। और ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। और ये किस पर्वत श्रृंखला पर है ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला पर। कौन सा गलत है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प तीनों से भिन्न है, यानी कि ऑड है। तो इसमें ऑड देखते हैं। सेंसेक्स किससे जुड़ा है? सेंसिटिव इंडेक्स यानी कि शेयर बाजार से जुड़ा हुआ शब्दावली है। निफ्टी, नेशनल इंडेक्स फॉर 50 शेयर्स, ये भी शेयर बाजार से जुड़ी हुई शब्दावली है। और बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी शेयर बाजार से संबंधित है। लेकिन सेबी की जहां तक बात आ रही है, ये एक नियामक बोर्ड है और ये एक संस्था है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा हो जाता है कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ऑड है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश किसने की थी? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आता रहा है, इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति की जो गठन हुआ था वो 1957 में हुआ था। और ये किस दिन हुआ था या किस महीने हुआ था? जनवरी में हुआ था। जनवरी 1957 में हुआ था। और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ये भी प्रश्न कई बार हमने देखा है, आया है। 24 नवंबर 1957 को इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। और इसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि पंचायतों को 3 स्तर पर बनाया जाना आवश्यक है। जहां तक अशोक मेहता समिति की है, इन्होंने 2 स्तरीय पर बनाए जाने की बात की थी। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है। 73वां संविधान संशोधन भी इससे ही संबंधित तथ्य है, पंचायत राज से संबंधित। ये 1992 का संशोधन था जो कि 1993 में लागू हुआ। और इसकी तिथि थी 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को ये लागू हुआ था। ध्यान रखना है इस प्रश्न को भी। तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, आता रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत के प्रमुख कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? साथियों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 बार ये व्यक्ति हैं। इनमें से 4 ऑप्शन हैं। 4 में से ऐसा कोई एक ऑप्शन है जो कि 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। उनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा जो थे 2 बार बने। वो किस किस समय बने? पहली बार जब नेहरू जी का निधन हुआ तब इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करना हुआ। और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद भी ये बने। और इनके जो वर्ष थे वो 1964 था। और एक दूसरी बार जब बने वो 1966 में बने। तो इस तरह से ये प्रश्न भी काफी अच्छा बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो पहला लोकसभा अध्यक्ष जिसने अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया वो थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर को 18 दिसंबर 1954 को इनके समक्ष जो है ये अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था, गिर गया था। हालांकि यहाँ पर जो 2 ऑप्शन और दे रखे हैं, बलराम जाखड़ और हुकुम सिंह, ये भी लोकसभा के अध्यक्ष रहे। इनको भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। लेकिन इन तीनों में अगर हम देखते हैं तो जीवी मावलंकर को चूंकि पहले ही थे और 1954 में इनको अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था, तो ये ऑप्शन भी अच्छा निकलता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? देखिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का अर्थ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका मुख्य घटक पूछा गया है, यानी कि मेन कंपोनेंट पूछा गया है, अवयव पूछा गया है मुख्य, तो CH4 नाम दिया गया है। CH4 का आशय होता है मीथेन। इसको हम मीथेन कहते हैं। मीथेन इसका सबसे बड़ा घटक होता है, जिसकी जो प्रतिशत में अगर मात्रा देखें तो 75 से लेकर के 95+ यानी कि 98% तक इसकी मात्रा सीएनजी में होती है। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी निकल रहा है। 7वां प्रश्न हम देखते हैं, बिजली बल्ब का तंतु बना होता है किससे? बिजली बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। बहुत पुराना प्रश्न है। अब इस प्रश्न के आने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी इसको स्मरण जरूर रखिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? किससे निर्धारित होता है? उसकी किससे? उसकी मोटाई से, ताप से, त्वरण से, या सूर्य से अधिकतम दूरी से। तो इसका सही उत्तर जो है वो ताप से है, टेम्परेचर से। जितना ज्यादा ताप होगा सूर्य की तरह, वो तारा भी अधिक चमकदार होगा। तो ये इसका उत्तर, इसका लॉजिक बनता है। 9वां प्रश्न हम देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO की बात हो रही है। WTO का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है, और WTO की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और इसकी पूर्ववर्ती संस्था के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो गैट नाम से, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से जो है, जो कि 1948 में स्थापित हुई थी, ये इसकी पूर्ववर्ती संस्था है। और इसकी समाप्ति के बाद WTO जो है व्यापार संगठन के रूप में खड़ा हुआ। और ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़े आर्थिक संगठनों में से एक है, जिसकी सदस्यों की संख्या वर्तमान में देखें तो 164 दिखाई देती है। 164। तो ये इसके संबंध में बहुत अच्छे तथ्य भी हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 10वां प्रश्न है, सिंधु घाटी में कुओं के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? साथियों, कुओं के अवशेष जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। ये मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न भी देखते हैं। 11वां प्रश्न है, जोधाबाई किस राजवंश की कन्या थी? जोधाबाई का संबंध, यानी कि इन जोधाबाई की जो बात हो रही है वो अकबर की पत्नी जोधाबाई की बात हो रही है। और इनका संबंध जो है कछवाहा राजवंश से था। इनके पिता का नाम राजा भारमेल था। कौन थे? राजा भार। साथियों, अगला क्वेश्चन है, अंत में सबसे कौन घटित हुआ? ये प्रश्न देख रहे हैं हम। 1942, 1940 के आसपास, 1930 के आसपास की ये घटनाएं दिखाई दे रही हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 6 अप्रैल 1930 को हम समझ सकते हैं। और इसी तरह से व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो 17 अक्टूबर को, अगर हम देखें तो ये 17 अक्टूबर 1940 को घटित होती है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो घटित होता है वो होता है 8 अगस्त 1942 को। और क्रिप्स मिशन जो आता है वो 22 मार्च को आता है 1942 को। तो इस तरह से अगर हम चारों की कालक्रम की तुलना करें तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को होता है, जो कि इन तीनों ऑप्शंस में सबसे बाद में दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है वो 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बहिष्कृत भारत की शुरुआत किसने की थी? देखिए, ये एक पाक्षिक थी। बहिष्कृत भारत जो एक पाक्षिक अखबार थी, पत्रिका थी, इसकी शुरुआत जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी। और ये जो है मराठी में थी। किसमें थी? मराठी में। ये भी ध्यान रखना है, मराठी में छापी गई थी। और इसके साथ एक तथ्य है कि ये किस दिन या किस वर्ष में हुई थी, ये भी थोड़ा ध्यान रखते हैं। 1927 में इसके प्रकाशन की तिथि दिखाई दे रही है। और 3 अप्रैल को इसकी प्रकाशन की तिथि, प्रारंभिक प्रकाशन दिखाई देता है। तो ये ऑप्शन भी अच्छा बन रहा है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, गौरा देवी का निवास स्थान क्या था? गौरा देवी का संबंध जो है साथियों चिपको मूवमेंट से है। चिपको महिला के रूप में जानी जाती हैं। इनका जो गांव है वो लाता गांव माना जाता है। और इनके जन्म के बारे में भी हम देख लेते हैं। 1925 में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता के बारे में भी एक बार पूछा गया है। श्री नारायण सिंह इनके पिता थे। इनके घर इनकी जो है जन्म हुआ था। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि ये चिपको मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। चिपको महिला या चिपको आंदोलन को सबसे पहले आरंभ करने वाली गौरा देवी ही थी। अगला देखते हैं कि अस्कोट वन्य जीव विहार किस जनपद में है? अस्कोट वन्य जीव विहार साथियों पिथौरागढ़ जनपद में है। ये भी हमें देखना है। अस्कोट किस लिए बनाया गया था? ये कस्तूरी मृग के आवासों के लिए बनाया गया था। कस्तूरी मृग के आवास के लिए ये बनाया गया था। और ये किस वर्ष बनाया गया था?
1986 में बनाया गया था। और साथ ही ये भी इसके साथ प्रश्न है कि ये कितने एरिया में है, 600 स्क्वायर किलोमीटर के इस एरिया में ये फैला हुआ है। तो ये भी अच्छा इसके साथ तथ्य जुड़ रहा है। अगला प्रश्न 16वां, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई ऐसे संदेह नहीं होना चाहिए, हरिद्वार है। तो सबसे पहली जो जनसंख्या हमारे उत्तराखंड में दिखाई देती है वो हरिद्वार जनपद की दिखाई देती है। और दूसरी जो जनसंख्या हाईएस्ट दिखाई देती है वो दिखाई देती है देहरादून की सेकंड पोजीशन पर, और थर्ड पोजीशन पर दिखाई देती है ऊधम सिंह नगर की। तो ये क्रम है हमारी सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का। अगर लिटरेसी के हिसाब से देख लिया जाए, साक्षरता के हिसाब से देख लिया जाए, तो ऊधम सिंह नगर की साक्षरता जो बैठती है 73.10 बैठती है, और देहरादून की साक्षरता जो है वो 84.25 बैठती है। और इसी तरह से हरिद्वार की जो साक्षरता है वो 73.43 के आसपास बैठती है। तो इस लिहाज से नंबर 1 साक्षर जिला जो है वो हमारा इन तीनों में अगर हम देखते हैं तो वो बैठता है देहरादून। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने हैं तथ्य। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? वाद मीन सिद्धांत, उत्परिवर्तन का वाद किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। ये भी प्रश्न अच्छा है। 18वां प्रश्न हम देखते हैं, भारत का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए हमारे पास ऑप्शन दिए हैं असम, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। तो जनरली हम ये मानते हैं कि जो असम है वो कच्चे तेल में उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझने की बात है कि वर्तमान में अगर भारत की दृष्टि देखें तो राजस्थान सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा है, जिसकी भागीदारी लगभग 23% के आसपास है। उसके बाद गुजरात का नंबर आता है। गुजरात की जो भागीदारी है वो लगभग 12.5% है। और जब हम असम की बात करते हैं तो इसकी भागीदारी लगभग 12% है। तो इस तरह से अगर पूरे देश की बात करते हैं तो राजस्थान अग्रणी है। अगर इन ऑप्शंस की बात करते हैं तो इन ऑप्शंस में हमारे पास गुजरात नंबर 1 पे आता है और नंबर 2 पे आता है असम। तो इस तरह से प्रश्नवार अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेकिन अगर भारत के बारे में कभी पूछेगा तो आप इसका जवाब देंगे राजस्थान। तो सही उत्तर ये बनेंगे आपके। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी टाइगर के संरक्षण के लिए, इसी तरह से इनके कॉरिडोर बनाए जाने के लिए और इनके आवागमन के लिए और इनको और बेहतर सुविधाएं एलिफेंट्स के लिए मुहैया हों, उसके लिए जो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में शुरू किया गया था। और ये शुरू किया गया था पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। तो ये प्रश्न भी अच्छा है, आ सकता है। डेथ वैली कहलाने का कारण क्या है? डेथ वैली क्यों कहलाती है? मृत घाटी क्यों कही जाती है? किस कारण से मृत घाटी कहा जाता है? अत्यधिक उष्णता के कारण, अत्यधिक ठंड के कारण, असामान्य गहराई के कारण, अत्यधिक लवणता के कारण। तो इसमें सही ऑप्शन बैठ रहा है अत्यधिक उष्णता के कारण डेथ वैली कही जाती है। तो ये जो है एक रेगिस्तानी भाग है, यहाँ पर अत्यधिक शुष्कता है, इसी कारण जो है डेथ वैली इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 21वां, लंबाई की सर्वाधिक न्यूनतम इकाई क्या है? साथियों यहाँ पर हम प्रश्न देख रहे हैं सर्वाधिक न्यूनतम इकाई के बारे में उसने पूछा है। और सभी जो इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, वो बहुत ही अननोन सी हैं, बहुत कम हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो माइक्रोन जो है उसके बारे में देखते हैं कि क्या है माइक्रोन। माइक्रोन जो है 10⁻⁻⁶ मीटर है। ठीक है, अगला देखते हैं एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जो है ये कितनी इकाई है? 10⁻⁻10 मीटर। इसी तरह से नैनोमीटर जो है 10⁻⁹ मीटर, और फर्मी मीटर जो है वो 10⁻⁻15 मीटर। तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो फर्मी मीटर सबसे न्यूनतम इकाई हमारे सामने दिखाई दे रही है। ये तथ्यों के साथ आप जाइए, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? साथियों ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है, आता रहा है ये प्रश्न। 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले जाने वाला कौन था? दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी ले जाने वाला काम किसने किया था? ये देखिए साथियों, ये किया था तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें
पागल राजा भी, या पागल राजा तो कहते ही हैं, साथ में उनको जो है सन की राजा और ना जाने क्या क्या संज्ञाएं उनको दी गई हैं। इन्होंने ये काम किया था 1326 से लेकर के 1326-27 के मध्य ये काम हुआ था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कर दी थी। दौलताबाद का प्राचीन नाम जो था वो था देवगिरी। देवगिरी नाम था, और इस ये कहाँ स्थान था, ये महाराष्ट्र में था। तो यहाँ पर ये राजधानी ले गए, लेकिन इनको नुकसान हुआ, खजाना खाली हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। इस कारण जो है ये योजना भी इनकी असफल होगी, और इसका नाम देवगिरी का उन्होंने बदलकर दौलताबाद कर दिया था। तो ये तथ्य इसके साथ जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। 24वां प्रश्न हम देखते हैं। दक्षिण भारत का राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा राज्य था जो अपनी नेवल के लिए, नेवल फोर्स के लिए या नेवल पावर के लिए प्रसिद्ध था? देखिए, दक्षिण भारत में एक चोल साम्राज्य हुआ है। चोल साम्राज्य विश्व के ऐसे साम्राज्यों में शामिल है जिन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया है। उनमें एक चोल भी भारत का शामिल है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, तथ्य बहुत अच्छा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो शासन है ये अपने नौसैनिक शक्ति के लिए, सुदृढ़ नौसैनिक शक्ति के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या आधार पर सर्वाधिक बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक इस्लामिक राष्ट्र वर्तमान में इंडोनेशिया है। प्रश्न अच्छा है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म की है? फिर से ये लिटरेसी और नंबर्स का क्वेश्चन आया है। सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म से है? देखिए, जैन धर्म ऐसा धर्म है भारत में जिसकी सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। इसकी टोटल संख्या के आधार पर अगर हम देखें तो 86% इसकी पॉपुलेशन लिटरेट है। तो ये प्रश्न भी अच्छा है। पेंटियम ब्रांड किसका उत्पादक है? पेंटियम ब्रांड साथियों माइक्रो प्रोसेसर का उत्पादक है। माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत जो थी वो पेंटियम ने की थी, और पेंटियम कंपनी ने 1971 में मार्केट में ये लॉन्च किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कलपक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, कलपक्कम भारत का परमाणु शक्ति संयंत्र है। परमाणु शक्ति संयंत्र है, ऑप्शन नंबर 1 पर जाएंगे। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। और ये किस जिले में है? तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में है। ठीक है, या ये भी अगर क्लोज पूछ लिया जाए तो कांचीपुरम में जाएंगे आप। कांचीपुरम में ये 1984 में स्थापित हुआ था। 1984 में स्थापित हुआ था, और इसका नाम जो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है। इंदिरा गांधी परमाणु संस्थान है। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। तो बढ़िया क्वेश्चन ये भी बन रहा है। 28वां प्रश्न था। 29वां प्रश्न हम देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? क्या करता है निर्वाचन आयोग? पहले तो ये जानते हैं कि निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में स्थापित करने की व्यवस्था है। 324 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। संसद एवं राज्य विधानमंडलों का चुनाव ये करता है। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री पद का चुनाव करता है, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव ये नहीं करवाता है। प्रधानमंत्री का चुनाव जो संसदीय दल होता है, जो सबसे बड़ा दल चुन करके लोकसभा में आता है, उसके संसदीय दल का नेतृत्व प्रदान किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के रूप में नियुक्त कर देता है। जैसे कि अगर हम इस वर्तमान की बात करें तो नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता है, इसी कारण उनको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस चौथा ऑप्शन आ रहा है 2 को छोड़कर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक जा रहा है कि यानी कि इस तरह के प्रश्नों में हमें सारे ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो चौथे ऑप्शन पर जाकर हमें ऑप्शन मिलता है कि 2 को छोड़कर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। 30वां प्रश्न है। कौन अम्ल वृष्टि के लिए दायी है? यानी कि एसिड रेन के लिए कौन उत्तरदायी है? कौन सा जो गैस है वो उत्तरदायी है? देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। SO2 जो है वो इसके लिए दायी है। हालांकि नाइट्रोजन भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है क्रिएट हो जाए, क्योंकि नाइट्रोजन लिखा है। लेकिन अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा होता फिर हम इस ऑप्शन को पूरा मान लेते, लेकिन अगर सिर्फ नाइट्रोजन लिखा है तो नाइट्रोजन ऑप्शन जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन की जगह हमें जाना है सल्फर डाइऑक्साइड। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा होता तो ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते। तो ये इसका उत्तर हो रहा है ऑप्शन नंबर 3। साथियों, ये प्रश्न आपको बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपको बेहद मददगार साबित होंगे
ऐसा मेरा विश्वास है। अगले वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके समक्ष आएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।